डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अगले टॉपिक मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके हैं। पहला मेथड कहलाता है आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इनकम मेथड और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड्स को समझने के लिए सबसे पहले हम हेल्प लेते हैं अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के डायग्राम से, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 जो मेथड हैं नेशनल इनकम मेजर करने के, वो इस एक सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो मॉडल से हम समझ सकते हैं। ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और ये हमारा फार्म, प्रोडक्शन, बिजनेस, हाउस होल्ड, कंजम्पशन। जैसे हमें पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितनी भी हमारे पास प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी ओनरशिप हाउस होल्ड की होती है। ये हाउस होल्ड को ये प्रोडक्टिव सर्विसेज फराहम करते हैं। फर्म्स इसके एवज पेमेंट करती है फैक्टर सर्विसेज। अगर हम अपने नेशनल इनकम अकाउंटेंट को इस पॉइंट पे बिठा दें कि हाउस होल्ड को जितनी भी पेमेंट हो रही है इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, आप इनको ऐड करते जाए तो हमारे पास नेशनल इनकम का फिगर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे इनकम मेथड। इसके बाद अगर हम ये इनकम फिर जाके स्पेंड होनी है मुख्तलिफ गुड्स एंड सर्विसेज की मद में जो फर्म्स को मिलने हैं, तो जितनी भी ये पेमेंट्स हाउस होल्ड करते हैं, जब वो परचेज करते हैं, गाड़ी परचेज करते हैं, एयर कंडीशन परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, फूड आइटम परचेज करते हैं, तो जितनी भी इनकी स्पेंडिंग है वो फर्म्स के पास वापस आ जाती है। अगर हम अपने नेशनल इनकम अकाउंटेंट को इस पॉइंट पे बिठाएं कि आप जितनी भी फ्लो हो रही है इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग, आप इसको ऐड करते जाएं, तो इस तरीके से जो हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे, इसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तीसरा जो हमारा मेथड है वो ये है कि ये फर्म्स मुख्तलिफ किस्म की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। अब इसकी मार्केट वैल्यू अगर हम लें कि एयर कंडीशन की मार्केट वैल्यू कितनी है और एयर कंडीशन हमने कितने प्रोड्यूस किए, कंप्यूटर की मार्केट प्राइस कितनी है और हमने कितने कंप्यूटर प्रोड्यूस किए, और हम इसको ऐड करते जाएं तो ये हमारे पास आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपने पहले मेथड, जिसको हम आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन दिस मेथड, either the market value of final goods of each sector, primary, secondary and tertiary, is counted, or the value addition at each stage is counted to overcome the problems of multiple counting. जैसे कि हमने अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम में देखा कि हमारी फर्म्स जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, उनकी फाइनल मार्केट वैल्यू को अगर हम ऐड करते जाएं तो हमारे पास नेशनल इनकम का फिगर आ जाएगा। इसके लिए हम इकोनॉमी को 3 बुनियादी सेक्टर में डिवाइड करते हैं। अपने अगले स्लाइड में हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। या तो हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वर्थ को ऐड करना होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल को भी काउंट कर गया तो हम अपने नेशनल इनकम को ओवर एस्टिमेट कर जाएंगे। तो इस मिस्टेक को से बचने के लिए हमने एक और मेथड, जिसको वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं,
हर स्टेज पे जितनी वैल्यू ऐड होती जाती है हम उसको आपस में ऐड करें, तो फिर ये जो मल्टीपल काउंटिंग का प्रॉब्लम है, ओवर एस्टिमेशन का प्रॉब्लम है, ये हम ओवरकम कर सकते हैं। अपने टॉपिक पे फिर वापस आने से पहले थोड़ा सा ये जो तीन बुनियादी सेक्टर जिसको इकोनॉमी में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर जो है ये बेसिकली आप ये समझिए कि ये जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, रिसोर्सेज को, ये हमारा एक बुनियादी सेक्टर होता है। ये कहाँ होता है? फार्मिंग में हम जब लें कि हमारा जो किसान है वो रॉ फॉर्म में हमें गंदम, चावल, दूध ये फराहम करता है, या हमारी जो माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं वो मुख्तलिफ किस्म के माइंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोल, आयल, गोल्ड, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। ये तमाम जो हैं रॉ मटेरियल जो है, इनकी एक्सट्रैक्शन जो है ये क्या है? ये किसी इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं वो मोस्टली उनकी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। अब जो दूसरा सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर ने रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया, अब सेकेंडरी सेक्टर जो है वो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसका काम ये है कि उसने उस रॉ मटेरियल को क्या करना है, प्रोसेस करना है और उसकी वैल्यू ऐड करनी है। जैसे कि हम स्टील, आयरन वगैरह प्राइमरी सेक्टर में एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लेकिन हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करेगी? वो जो प्राइमरी सेक्टर में हमने रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया है उसको मैन्युफैक्चर करके एक कॉर की शक्ल देंगे। अब एक ये भी हो सकता है कि एक पूरा कॉर बनाने की बजाय एक है जो टायर इंडस्ट्री है, जो सिर्फ क्या करती है, वो टायर प्रोवाइड करती है, और जो कोर इंडस्ट्री है क्या करती है, वो मुख्तलिफ पार्ट्स को, टायर को और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, वो मुख्तलिफ पार्ट्स को क्या करती है, वो कंबाइन करती है। तो ये हमारा क्या होगा? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। और जो फाइनल सेक्टर हमारा वो टेरिशरी सेक्टर है। इसका काम क्या है? वो सर्विसेज देना होता है। ये मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज हम इसमें काउंट करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केटिंग है, सेल है, बैंकिंग है। इसका जो हम ऐड करते जाएंगे तो ये क्या होगा? ये हमारा टेरिशरी सेक्टर है। तो आजकल जो दुनिया के डेवलप्ड ममालिक हैं वो इस सर्विस सेक्टर में उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और उनकी जीडीपी में इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब हमें कुछ स्टेप उठाने पड़ते हैं कि जब हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि तीन बुनियादी सेक्टर जो हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर, इसकी क्लासिफिकेशन हर मुल्क करता है कि हमारे प्राइमरी सेक्टर का एरिया कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर और हमारा टेरिशरी सेक्टर। अब उसके बाद क्या करना होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड मालूम करनी होती है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो आपकी जो आउटपुट की वैल्यू है उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सेपरेट करते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर आता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको आगे हम एग्जांपल से समझते हैं। सेकंड, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। अब adding gross value added of the three basic sectors to get GDP at market price। अब मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, इसकी जब हम ऐड करते हैं इसे मार्केट प्राइस की बुनियाद पे उनकी फाइनल वर्थ को, तो ये हमारे पास जीडीपी की एक एस्टीमेट आ जाती है। अब इसमें तीन चार चीज़ें हैं जिसको क्लेरिफाई करते हैं। पहली चीज़, वैल्यू एड मेथड में हम क्या करते हैं?
sum of gross value added at market price, sum of gross value added at market price, यानी हमारी जो जितनी भी सेक्टर्स हैं वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी हमने ग्रॉस वैल्यू लेनी है मार्केट प्राइस की। इसका जो सम होगा ये आप समझें कि आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे होती है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है आपकी जो डोमेस्टिक सेल्स है। एक फर्म एक साल के अरसे में जितनी अशिया क्या करती है वो सेल करती है मुल्क के अंदर या उसको एक्सपोर्ट करती है। इसमें अगर हम ऐड कर दें किसी को चेंज इन स्टॉक, अब चेंज इन स्टॉक जो हमारा है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक साल के इख्तिताम पे जितनी चीजें भी हमारे पास इन्वेंट्री में स्टॉक में हैं उसमें से अगर हम सेपरेट करें कि हमने उस साल का हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, तो जो नंबर हमारे पास आएगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्रोड्यूस हो जाती हैं उस साल लेकिन वो सेल नहीं होती। हमने जो हमारी जीडीपी है वो मार्केट वर्थ होती है हमारी प्रोडक्शन की, हमारी सेल की नहीं होती। इसलिए जो चीज़ें मार्केट में सेल होने से बच गई हैं वो हमारे स्टॉक का पार्ट बनती है। अब हमारा स्टॉक का साइज क्या हो सकता है? पहले से बढ़ भी सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस साल कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो गई हैं कि जो सेल नहीं हो सकी, उसको हमने ऐड करना होगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे स्टॉक का साइज़ पहले से श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस साल हमने जितनी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं वो कम पड़ गई हैं, बल्कि हमें पिछले साल के स्टॉक से भी सेल करना पड़ रहा है। इसलिए हम उसको सेपरेट करेंगे क्योंकि वो पिछले साल की जीडीपी में शामिल हो चुका है। तो ये है वैल्यू आउटपुट, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो बराबर होती है आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन इसमें हो सकती है और आपकी इंपोर्ट्स भी हो सकती है। फर्ज करें एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक बेकर है, वो 50 रुपए का फ्लोर लेता है, आटा लेता है एक मिलर से, फ्लोर मिल से उसने 50 रुपए का आटा लिया। उसके बाद उसको उसने शक्ल दी ब्रेड की और मार्केट में उसने ब्रेड को सेल किया 80 रुपए का। तो अब ये जो 50 रुपए है ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ये है कि वो जो आटा है वो कंज्यूम हो गया है, उसको हमने यूज किया है किसके बनाने में? ब्रेड के बनाने में। तो अगर हम 80 रुपीज से 50 रुपीज को सेपरेट करें तो ये जो 30 रुपीज आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा। अब नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट करें? अब नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें इससे पहले हमारे पास जीडीपी का जो नंबर आ गया है मार्केट प्राइस से, तो हमने कुछ चीजें इसमें ऐड करनी है और कुछ चीजें सेपरेट करनी है। इसके बाद हमारे पास नेशनल इनकम का फिगर आएगा। तो जीडीपी में हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी हम जीडीपी से नेट नेशनल की तरफ जाना चाहते हैं, ग्रास डोमेस्टिक से नेट नेशनल की तरफ जाना चाहते हैं। तो जब हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हमारे वो लोग जो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं एक साल के अरसे में वो कितनी मालियत की इनकम हमारे मुल्क भेजते हैं, और जो फॉरेनर हमारे मुल्क में रहते हैं और मुख्तलिफ इकनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं वो अपनी इनकम का कितना पार्ट बाहर अपने मुल्कों को भेजते हैं। इससे हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का नंबर आ जाता है। इसके बाद हमने जो डिप्रिसिएशन अलाउंस है उसको सेपरेट करना है।
اور نیٹ انڈائریکٹ ٹیکسز. نیٹ انڈائریکٹ ٹیکسز, اس میں ہماری انڈائریکٹ ٹیکسز آ جاتی ہیں اور سبسڈیز آ جاتی ہیں. تو ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز کو سپریٹ کرنا ہوتا ہے اور سبسڈیز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس کا جو نمبر آئے گا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ایڈ کرنا ہے. اب اسی چیز کو ہم نے ایک آئیڈینٹی یا ایکویشن کی فارم میں ہم اس کو سمجھتے ہیں. نیشنل انکم از اکول ٹو نیٹ نیشنل پروڈکٹ ایٹ فیکٹر کاسٹ از اکول ٹو, یہ ہماری نیشنل انکم برابر ہوگی کس کی, جی ڈی پی ایٹ مارکیٹ پرائس. جی ڈی پی ایٹ مارکیٹ پرائس, جی ڈی پی ایٹ مارکیٹ پرائس پلس نیٹ فیکٹر انکم فرام ابراڈ مائنس آئی بی ٹی انڈائریکٹ بزنس ٹیکسز پلس سبسڈی. تو اس کے ریزلٹ میں جو نمبر ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم نیشنل انکم کہہ سکتے ہیں یا نیٹ نیشنل پروڈکٹ ایٹ فیکٹر کاسٹ. یعنی جی ڈی پی ایٹ مارکیٹ پرائس جو ہم حاصل کر چکے ہیں کہاں سے, گراس ویلیو ایڈیشن کا جو ہم نے سم کیا ہوا ہے, اور ہم نے اس میں نیٹ فیکٹر انکم کو ایڈ کیا ہے اور انڈائریکٹ بزنس ٹیکسز کو سپریٹ کیا ہے اور فائنلی سبسڈیز کو ایڈ کیا ہے. تو ہمارے پاس نیشنل انکم کا نمبر آ جائے گا. اب جب ہم کسی ملک کا نیشنل انکم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہم ایک کریکٹ نمبر کو اسٹیمیٹ کر سکیں. نمبر ون جو سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ آتی ہے وہ ہوتی ہے ملٹیپل کاؤنٹنگ, یا اس کو ڈبل کاؤنٹنگ کہتے ہیں, لیکن اس کے لیے اچھا جو ورڈ ہے, زیادہ کمپریہنسو لفظ کیا ہے, وہ ملٹیپل کاؤنٹنگ ہے. ٹو اوائڈ دی ایشو آف ملٹیپل کاؤنٹنگ, یعنی ملٹیپل کاؤنٹنگ کے ایک چیز کو بار بار گننا اور اپنی جی ڈی پی کو اور اسٹیمیٹ کرنا, اس مسٹیک سے کو ایوائڈ کرنے کے لیے اب ہم دو ہمارے پاس راستے ہیں. یا تو either the market value of final goods are counted or value added approach is used. یعنی ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا تو ہم نے ہر پروڈکٹ کی فائنل گوڈس کی ورتھ کو ایڈ کرنا ہے یا ہم نے ویلیو ایڈڈ اپروچ کو, جس کو ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں, ہم نے یوز کرنا ہے. ادروائز ہم اپنی نیشنل انکم کے نمبر کو اوور اسٹیمیٹ کریں. آئیں اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. فرض کریں کہ ہم ایک شرٹ کی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں. اب یہ شرٹ جو ہم لوگوں نے پہنا ہوا ہے یہ مختلف پروسیس سے ہو کے آیا ہے. ہر پروسیس میں کچھ ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے اور آج کے لاسٹ جو ہم نے اس کی پرائس پے کی ہے یہ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. اب اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ پہلا ہم نے لکھا اسٹیجز آف پروڈکشن. پہلے کاٹن, پھر اس کاٹن کو کاٹن یارن تھریڈ, پہلے کپاس پروڈیوس کی گئی, اگلے مرحلے میں اس کپاس سے دھاگا بنا, پھر کاٹن یارڈ کو ٹیکسٹائل ملز میں کلاتھ کی شکل دی, کپڑے کی شکل دی. کپڑے کو اٹھا لیا کسی گارمنٹ فیکٹری والے نے, کسی ٹیلر نے, اور اس کو کیا کیا, اس کو شرٹ کی شکل دی. اور وہ شرٹ گارمنٹ فیکٹری سے ایک ہول سیلر یا ریٹیلر جا کے پرچیز کر کے اس کو 650 روپیز کا سیل کر رہے ہیں. اب اس کی مارکیٹ پرائس کتنی ہوگی, 650 ہوگی. اب یا تو ہم یہ لیں کہ جو شرٹ ہمارا ہے وہ اب ریڈی فار یوز ہے, اس پہ مزید کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہونی, کوئی مزید پروڈکٹیو پروسیس نہیں ہونا, تو یہ ہمارا فائنل گوڈز ہے. تو ایک شرٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 650 ہے. اب ہم نے ایک سال کے عرصے میں کتنے شرٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, اگر اس کوانٹٹی کو اس پرائس سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس گراس ویلیو ایڈڈ ایک پروڈکٹ آ جائے گا. اب اگر ہم
یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی سیلز ہو رہی ہیں اس کو ہم جمع کریں کہ جی پہلے مرحلے میں 100 روپے کا کاٹن پروڈیوس ہو گیا، اگلے مرحلے میں کاٹن یارن جو ہے، دھاگا جو ہے اس کی ورتھ 150 روپے ہو گئی ہے، پھر کپڑے کی ورتھ 250 ہو گئی ہے، پھر شرٹ کی ورتھ 500 ہو گئی ہے، اور ریٹیلر کے پاس آ کے 650 کا ہو گیا۔ اگر ہم یہ نمبر جمع کریں تو ہمارے پاس 1650 1650 کا نمبر آئے گا۔ اب شرٹ کی ورتھ 650 روپے، اور ہم اسٹیمیٹ کریں تمام سیلز کو، یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ ہماری جو انٹرمیڈیٹ کنزمپشن ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ سپریٹ کرنا ہے۔ یہ 100 روپیز کی جو ورتھ کا کاٹن ہے وہ یہاں بھی شامل ہے، اب وہ یہاں پہ بھی شامل ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی شامل ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، یا تو فائنل گڈس کی مارکیٹ ورتھ لینی ہوگی جو 650 کے برابر ہے، یا ہم نے ویلیو ایڈڈ میتھڈ اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو ویلیو ایڈڈ میتھڈ کیسے، اس کو سمجھیں کہ ہمارا جو کسان ہے جس نے 100 روپے کا کاٹن پروڈیوس کیا ہے اس کی انٹرمیڈیٹ کنزمپشن 0 ہے، تو 100 مائنس 0 کر کے ہمارے پاس آ گیا کہ ہماری کسان نے 100 روپیز کا کاٹن پروڈیوس کیا ہے۔ اگلے مرحلے میں ہمارا جو کاٹن یارن سے وابستہ بزنس ہے اس نے 100 روپے کا کاٹن لیا اور اس کو دھاگے کی شکل دی، تو اب اس دھاگے کی ورتھ 150 ہوگی۔ اگر ہم اس 150 میں سے 100 کو سپریٹ کریں تو ہمارے پاس ریزلٹنگ نمبر آئے 50 آئے گا کہ جی کاٹن یارن والے نے کاٹن کی ویلیو میں صرف 50 روپے کی ایڈیشن کی ہے۔ تیسرے مرحلے میں جب کاٹن یارن جاتا ہے ٹیکسٹائل مل کے پاس تو وہ 150 روپے کا دھاگا لے کے وہ 250 روپے کا کپڑا تیار کر لیتا ہے، تو 150 اس کی انٹرمیڈیٹ کنزمپشن ہے، تو 250 میں سے ہم 150 کو سپریٹ کریں گے تو ٹیکسٹائل نے 100 روپیز کی ویلیو ایڈیشن کی۔ آگے جا کے ہمارا جو گورنمنٹ فیکٹری والا ہے، جو ٹیلر ہے، وہ 250 روپے کا کپڑا خریدتا ہے اور اس کو شرٹ کی شکل دیتا ہے جس سے اس کی مارکیٹ ورتھ 500 ہو گئی۔ اب اگر ہم اس 500 میں سے 250 کو سپریٹ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ فیکٹری نے 250 روپے کی ویلیو ایڈیشن کی۔ فائنلی جو ریٹیلر ہے وہ 500 کی شرٹ پرچیز کرنے کے بعد مارکیٹ میں اس کی ورتھ، وہ جو سروسز وہ پروفٹ ڈال کے وہ 650 کا سیل کر رہا ہے، تو 650 میں سے 500 کو سپریٹ کریں تو ہمارے پاس یہ آئے گا کہ ریٹیلر نے اس میں 150 کی ویلیو ایڈیشن کی۔ اب اگر ہم یہ نمبر ایڈ کریں، پہلے مرحلے میں 100 کی ویلیو ایڈیشن، سیکنڈ میں 50 کی، تھرڈ 100، 250 اینڈ 150، ان نمبر کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس جو ریزلٹنگ نمبر آئے گا وہ 650 کے برابر ہوگا۔ تو یہ مارکیٹ پرائس 650 اور ٹوٹل ویلیو ایڈڈ یہ بھی 650۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ میتھڈ میں یا تو ہم فائنل گڈ اینڈ سروسز کی مارکیٹ ویلیو لیں گے، یا ہم ہر سٹیج پہ جتنی بھی ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے وہ ویلیو ایڈیشن کو آپس میں ایڈ کریں گے، تو یہ دو نمبر ہمارے آپس میں برابر ہوں گے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تمام سیل کو 100 روپے کا کاٹن سیل ہو گیا، 150 کا کاٹن یہاں سیل ہو گیا، 250 کا کلاتھ، 500 کی شرٹ اور 650 کی ریٹیلر نے سیل کی، تو یہ 1650 روپے کیا ہوگا، یہ ہم اپنی جو ہماری جی ڈی پی ہے ہم اس کو اوور۔ تو اس سے ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اگر ہم نے کسی ملک کی نیشنل انکم کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ویلیو ایڈڈ میتھڈ یا آؤٹ پٹ میتھڈ میں ہمارے پاس دو ٹیکنیکس ہیں، یا تو ہم فائنل گڈس اینڈ سروسز کی مارکیٹ ورتھ لیں گے، اور یا ہم ہر سٹیج پہ جتنی ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے وہ لیں گے، تو ہم
किसी मुल्क की नेशनल इनकम को करेक्टली एस्टिमेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम मल्टीपल काउंटिंग करेंगे जिससे हमारी नेशनल इनकम और एस्टिमेट हो जाएगी। दूसरी चीज जिसका हमने एहतियात करना है वो है सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स। डियर स्टूडेंट, ये भी बड़ा जरूरी है कि किसी मुल्क की नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त जो प्रोडक्ट सेकेंड हैंड हैं, जो पिछले सालों की प्रोडक्शन है, लेकिन उनकी सेल जो है वो करंट ईयर में हो रही है, जिस साल का हमने नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, तो हमने इनको शामिल नहीं करना। A national income measures current year's output। ये नेशनल इनकम क्या करता है, वो जो रवां साल है उसकी आउटपुट की मार्केट वर्क को मेजर करता है। Therefore, a production unit produced in the last year has been already counted in the year of its production. For example, a car manufactured in 2010 and resold in 2020 will not be counted in 2020 national income. It is already being counted in 2010 national income. तो ये हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में बहुत सी चीज़ें जो सेकेंड हैंड होती हैं, आप गाड़ी ले, रेफ्रिजरेटर ले, एयर कंडीशन ले, जो भी प्रोडक्ट है जो कि यूज्ड प्रोडक्ट है और पिछले सालों की प्रोडक्शन का है, तो उसको हमने काउंट नहीं करना, अदरवाइज हम अपनी रवां साल की नेशनल इनकम को ओवर एस्टिमेट कर जाएंगे। तीसरी जो हमने केयर करनी है वो है सेल्स एंड परचेज ऑफ बॉन्ड एंड स्टॉक्स। आपको पता है कि रोजाना स्टॉक एक्सचेंज में करोड़ों अरबों रुपए की मालियत की वर्थ की ट्रांजैक्शन हो रही होती है, तो क्या ये सेल परचेज भी हम अपनी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में शामिल करेंगे? तो द आंसर इज नो। बॉन्ड एंड स्टॉक्स शेयर्स sales and purchase are only financial transaction, therefore they are not counted in measurement of national income। तो किसी मुल्क में बॉन्ड्स स्टॉक्स की जो सेल परचेज है, इसकी जो मार्केट वर्थ है, ये प्योरली एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। जो शेयर मिस्टर ए के नाम से मिस्टर बी के नाम पे उसकी ट्रांसफर हो जाए, तो इससे मुल्क की प्रोडक्शन में आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए हम इस ट्रांजेक्शन को अपनी नेशनल इनकम की फिगर में शामिल नहीं करेंगे। फोर्थ जो केयर करनी है वो है ट्रांजिशन इन अंडरग्राउंड इकोनॉमी। अंडरग्राउंड इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, उसमें जितनी मालियत की ट्रांजिशन होती है उसको हम जीएनपी या नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलीगल गुड्स लाइक हेरोइन, चर्स, मुख्तलिफ ड्रग्स, स्मगलिंग, जितनी भी हैं एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को हम अपनी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट मुख्तलिफ ममालिक में इलीगल होते हैं, तो इसलिए उसकी सेल परचेज जो है वहाँ पे नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि यार ये जो हमारे पास नेशनल इनकम है, इसको मेजर करने के तीन तरीकों की क्या ज़रूरत है। एक तरीका काफ़ी था, तो इसका आंसर ये है कि हर मेथड का एक अपनी लॉजिक है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो अब ये जो हमारा आउटपुट मेथड है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है टू मेजर नेशनल इनकम विद आउटपुट मेथड इन्फॉर्म द पॉलिसी मेकर एंड इकोनॉमिस्ट अबाउट द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इस मेथड में ये मालूम होता है कि इकोनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हर सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन बढ़ रही है, कम हो रही है, वो एक जगह पे कांस्टेंट है। कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सा सेक्टर जो है वो पीछे जा रहा है, किसकी प्रोडक्शन जो है पहले ज्यादा थी अब कम हो गई है। तो आउटपुट मेथड से हम इकोनॉमी के हर सेक्टर की अलग-अलग परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं और जो इश्यूज होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज डिजाइन कर सकते हैं।
It is helpful to understand which sector of the economy is growing, static, or declining. Or last, it shows whether the economy is industrial or agriculture. अब जैसे हम कहते हैं कि अमेरिका जो है वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हम मोस्टली हम देखते हैं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी अमेरिका से मुख्तलिफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या करता है, वो इम्पोर्ट करता है. तो इसका आंसर ये होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में ज्यादा है, ज्यादा परसेंटेज है, ज्यादा प्रोपोर्शन है, तो हम पाकिस्तान को क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर कंट्री कहेंगे. अमेरिका की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है वो उनकी नेशनल इनकम या उसकी जीडीपी में ज्यादा है, इसलिए हम उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लेयर करते हैं. तो ये है स्टूडेंट हमारे आज का जो है नेशनल इनकम की मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड. थैंक यू.